हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एज सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अब आप सभी के NEP UGCF के तहत आप सभी के 28 फेब से एग्जाम भी स्टार्ट है। तो आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो लाई जाए, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा या पहले किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता था, उसी के बिहाफ पे हम अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो गाइस, आज मैं आप इस वीडियो को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज जो है 9 अगस्त है। आप देखोगे 8 तारीख ऑलमोस्ट पास्ट हो गई है। लगभग आपके एग्जाम में 20 दिन भी या 20 डेज भी नहीं बचे हैं। तो अब आपके एग्जाम्स बिल्कुल सर पे हैं। तो आप लोगों की ऑन डिमांड पर ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो BA प्रोग्राम कोर्स के हैं, उन सभी के पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम आप सभी के लिए बात करेंगे उन टॉपिक्स की जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर की पहचान कैसे करेंगे? सबसे टॉप पे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखना होता है राइट साइड पे आपका रोल नंबर, कितने पेजेस का पेपर है, ये आपके टॉप पे लिखा आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहचान है। और इसके अलावा यहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है ये आपको अपनी आंसर शीट में भरना होगा। यूनिक पेपर कोड जो है ये आपको अपने आंसर शीट पे भरना होगा। नेम ऑफ पेपर ये भी आपको अपनी आंसर शीट पे भरना होगा। एज यूजुअल जैसा कि आपने बोर्ड के एग्जाम में भी भरा था। यहाँ पर जो सोल वाले बच्चे हैं वो एक चीज का ध्यान दें कि पेपर बेशक से 75 नंबर का लिखा है, पर आप इसको 100 मार्क्स ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपके कोई भी इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं लगते हैं। यही चीज प्रोसीजर जो है आप सभी ध्यान रखेंगे। सोल वाले बच्चे, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, चाहे पहली शिफ्ट में एग्जाम हो चाहे दूसरी शिफ्ट में एग्जाम हो। और यहाँ पर आप सभी को ये क्लियरली कह दें कि उत्तर का जो लैंग्वेज होगा वो आपका एक ही होगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन इंग्लिश में एक क्वेश्चन हिंदी में। आपने इंग्लिश मीडियम भी लिया है तो भी आप जब अपने आंसर्स को लिख रहे हो जैसे, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा हिंदी का या इंग्लिश का। तो आप जो भी आप में सूटेबल है आप वो कर सकते हो। यहाँ पर टॉप पे इंस्ट्रक्शंस में लिखी हुई आएगी कि आपको जैसे 8 क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है आपको उस जगह पर 4 क्वेश्चन करने होंगे। अगर क्वेश्चन 10 आए तो उस जगह क्वेश्चन नंबर ऑफ आपको 5 करने होते हैं। ये आप अभी भी इस चीज को समझ लें, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स ऐसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के होते हैं जिसमें 8 क्वेश्चन होते हैं। और अगर हम बात करें कोविड के टाइम पे जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उसमें क्वेश्चन 6 आते थे, उसमें 4 करने होते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये सीक्वेंस है पेपर का। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्राचीन प्राचीन जो भारत है इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के भौगोलिक कारक क्या प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में आप सभी को बताना है। ये ध्यान रखना है ये जो क्वेश्चन हैगा ये वैसे तो आपके प्रीवियस सिलेबस में था, अब ये पूरा तरीके से डिलीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको बताना था जब हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं, तो उस इतिहास के अध्ययन में जो हमारे भौगोलिक कारण है, भौगोलिक कारण जैसे कैसे ऊंचाई पे कोई इलाका है, कोई मैदानी इलाका या फिर कोई नदी घाटी के किनारे है, तो वो चीज है उसको कैसे इम्पैक्ट डालती है, इस क्वेश्चन में ये आपको डिस्कस करना था। ये जो क्वेश्चन है ये पहले पूछा जाता था, अब आपके सिलेबस में न्यू सिलेबस में ये बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि NEP के तहत नया सिलेबस आप सभी का आया है। और उस नए सिलेबस में जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वही वही टॉपिक आप केवल पढ़ें। UGCF के तहत जो जो टॉपिक्स हैं आपके केवल वही हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में या पुनर्रचना में, पुनर्संरचना में एक ही बात है, पुरातात्विक स्रोतों का महत्व बताइए। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे स्रोत होते क्या है। तो स्रोत आप सभी को ध्यान रखना है, हम इंग्लिश में कहें तो इसे हम सोर्स कहते हैं। और स्रोत होता क्या है, तो ध्यान रखना है इतिहास का, किसका, इतिहास का पुनर्निर्माण करने में, इतिहास का पुनर्निर्माण करने में इन स्रोतों की मुख्य भूमिका रहती है। और इन स्रोतों में कई तरीके के स्रोत हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। एक पुरातात्विक स्रोत है तो एक आप सभी के साहित्यिक स्रोत है। इस जगह पर ओनली आपको पुरातात्विक स्रोतों की ही बात करनी है।
साहित्यिक स्रोतों की बात नहीं करनी। पुरातात्विक स्रोत के अंदर कई सारी चीजें आती हैं, जैसे मैं आप सभी के सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पुरातात्विक चीजों में क्या क्या आएगा। आपका सिंपली आप देखोगे जैसे इसके अंदर अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, मृत भांड हो गए, ये सारी की सारी चीजें आपकी इसके अंदर आती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सबसे पहले नंबर पे आपका अभिलेख हो गया, ये कैसे इतिहास निर्माण में सहायक होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे सिक्के हो गए, अभिलेख के बाद सिक्के। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें अभिलेख सिक्के को छोड़कर, इसके बाद में हमारे C14 जिसे कार्बन 14 बोलते हैं, चौथा मृत भांड हो गए, मृत भांड हो गए। और मृत भांड के बाद में अन्य तरह के भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो स्रोत देखते हैं, जैसे कब्र हो गई, हमारी कब्रों के आसपास जो हमें जो चीजें मिली है उससे भी हम देखते हैं। तो अभिलेख कैसे इतिहास जानने में हेल्प करता है, तो अभिलेख के बारे में ध्यान रखना है। अभिलेख का जो अध्ययन होता है इसे हम बोलते हैं पुरालेख शास्त्र। क्या बोलते हैं? पुरालेख शास्त्र बोला जाता है। अभिलेखों के इतिहास के अध्ययन को हम पुरालेख शास्त्र बोलते हैं। और अभिलेख जो है ये दो तरीके के अभिलेख हमें प्राप्त हुए, एक शाही अभिलेख और एक निजी अभिलेख। निजी अभिलेख प्राय शायद व्यापारी इस्तेमाल किया करते थे। प्राय कौन इस्तेमाल किया करते थे? व्यापारी इस्तेमाल किया करते थे। और वहीं अगर हम बात करें शाही जो अभिलेख है, ये शासकों के द्वारा क्या किया जाता था? ये शासकों के द्वारा इसे बनवाए जाते थे, या फिर इसे क्या किया जाता था? लागू किया जाता था, बनवाकर इसे समाज में। जैसे हम अशोक की बात करें तो अशोक जो राजा है इसने सबसे ज्यादा अभिलेख जारी किए हैं। आप सभी को पता है प्राचीन अभिलेखों में उसमें से सबसे प्रमुख अभिलेख अशोक के ही माने जाते हैं, जिसमें से दो अभिलेख ऐसे हैं जो आपको चैप्टर्स में हमने पढ़ा भी रखा है कि जो फिरोज फिरोज शाह शासक था दिल्ली का, उसने दो जो अभिलेख है अशोक के टाइम पे, एक हरियाणा के जो हिसार से मिला है और दूसरा जो उत्तर प्रदेश में मेरठ नाम की जगह है वहां से प्राप्त किए हैं। उसको उसके ऊपर उन्होंने क्या करवाया है, उसके ऊपर उन्होंने, आप सभी को ध्यान रखना है, दिल्ली का जो लौह स्तंभ है कुतुब मीनार, वहां पर ये दोनों के दोनों आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अब इन पे जो कुछ भी अभिलेखों के ऊपर लिखा जाता था वो अभिलेख हमें अपने समय का इतिहास बताती है कि राजा ने क्या निर्णय दिया, किस राजा के द्वारा निर्णय लिया गया, ये सारी चीजें इसके अंदर हमें क्लियर करते हुए हम चलते हैं। इसके बाद में जैसे सिक्के आएंगे, अब हम और चीजों के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा और आप इनका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेंगे, क्योंकि हमने टॉपिक्स जब आपको नोट्स के साथ पढ़ाए तो आप वहां पर भी उनको प्राप्त कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि 1200 से अधिक लोग जो है वो अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप लोग रह गए तो रह गए, और बाकी नोट्स वगैरह की जो फैसिलिटी है आप सभी के लिए, जितने भी लिंक्स होंगे वो आप सभी के लिए टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। बाकी हमारी जो ई बुक है अगर आप उसको भी परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू परचेज कर सकते हैं, जो आप लोगों के लिए जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सिक्के आप देखोगे, सिक्के पहली बात तो किस धातु के बने, हमें इससे उस देश की अर्थव्यवस्था का बहुत पता चल जाता था, या उस समय की अर्थव्यवस्था का हमें जानकारी। जैसे सिक्के जो है किस मेटल के हैं, जैसे सोने के सिक्के हैं, हम समझ लेते थे कि भाई इस समय की अर्थव्यवस्था अच्छी है, चांदी की है तो उससे थोड़ी डाउन है, तांबे की है तो उससे डाउन है। इवन शीशे और चमड़े तक के सिक्के प्राचीन काल के अंदर चले। इससे हमें ये पता चलता है कि एक समय ऐसा भी था जब हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्थाएं जो देशों की थी वो बहुत ही ज्यादा गिरी हुई थी या बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। उस डूबती अर्थव्यवस्था का एक चिन्ह है ये। इसके अलावा सिक्कों का जो अध्ययन है, जैसे अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप सभी को ध्यान रखना है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। सिक्के कई बार हमें भौगोलिक सीमाएं जानने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कौन सा सिक्का किस क्षेत्र तक हमें पाया गया है, इससे हमें पता चलता है। जैसे इंडिया है, इंडिया में जो भी सिक्के हैं, फॉर एग्जांपल ये साउथ का पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारा कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी के आसपास हमें सिक्के मिले। इसके बाद यहाँ पर श्रीलंका शुरू हो गया है आज के समय में। जैसे श्रीलंका है तो श्रीलंका में अलग प्रकार के हमें सिक्के मिल रहे हैं, अलग प्रकार के सिक्कों के ऊपर चिन्ह है। तो इन चिन्हों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर अब वो सिक्के नहीं चलते, हमारे जो भौगोलिक विस्तार है वो ये इतना ही है। सिक्कों पे आपने कई बार देखा होगा उसमें सन भी लिखा होता है, और राजा की प्रतिमा कई बार छपी होती थी, या राजा किस देवी देवता का उपासक था ये भी पता चलता है। राजा किस भाषा को ज्यादा प्राथमिकता देता था सिक्कों पर, ऐसी ही भाषा वो अंकित करवाया करता था, ये भी पता चलता है। ऐसे हमारा कार्बन 14 होता है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। C14 जिसे बोलते हैं रेडियो धर्मी पदार्थ होता है, ये हर एक सजीव चीजों में पाया जाता है और मृत्यु के दिन से ही ये घटना शुरू हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली आप सभी को ध्यान रखना है 1000 से प्लस ही है, ये वर्षों तक हमारे हड्डियों में रहता है ये। और इससे हमें पता चलता है
इससे हमें पता चलता है कि कोई जो डेड बॉडी है वो कितने साल पुरानी है, कितने दिन पुरानी है, कितने महीने पुरानी है। तो इसी से हमें पता चलता है, क्योंकि धीरे-धीरे रोज़ रिड्यूस होता है। हमने क्लास में जो पढ़ाया था तब उसके अंदर आपको बताया था इस चीज़ के बारे में। मृतभांड का मतलब ये है कि जो आवास मिले हैं, उन आवासों पे वो किस तरीके की वस्तुएँ इस्तेमाल करते थे, उससे हमें पता चलता है। इसके अलावा कई ऐसे कब्र भी मिली है हमें, क्या मिली है? कब्र। उन कब्रों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कब्रों में जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, वो कब्र के अंदर शवों के साथ में उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रोज़मर्रा की जो वस्तुएँ थी, उसको भी डाल दिया करते थे। इससे ये भी पता चलता है कि उस समय के लोग क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की पुरा-पाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता बतानी है। तो देखो यहाँ पर आपको पाषाण काल कोई से भी आ जाए, पेपर में पाषाण काल तो आने ही आना है। अब इसमें या तो पुरा आ जाएगा, मध्य आ जाएगा, महा आ जाएगा। तो पाषाण का मतलब समझ जाना है आपको, लिथास पीरियड यानी पत्थरों का काल, पत्थरों का काल। अब जहाँ पर पुरा पाषाण काल की बात हो जाए तो यानी पत्थर से पूर्व, तो वहां पर पत्थरों का कम उपयोग होता था। पत्थरों का उपयोग बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से नहीं होता था। तो बेसिकली इस समय पत्थरों का जो पूरा पाषाण काल है, इस समय उपयोग केवल शिकारों के लिए, है ना, केवल शिकारों के लिए इसका हम उपयोग करते हुए देखते हैं। इसके अलावा ज्यादा चीजों के लिए उपयोग नहीं किया करते थे। आप सभी को ध्यान रखना है इसकी क्या क्या विशेषता है शिकार के लिए, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें नवपाषाण कालीन संस्कृति का विश्लेषण करना है। आपको ई बुक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के एग्जाम में है वो सारे के सारे प्रोवाइड कराए गए हैं। और मैं एक दिन आप सभी के लिए स्पेशली वीडियो लेकर आऊंगा, इसमें मैं आप लोगों को अपनी ई बुक भी दिखाऊंगा और उस ई बुक को क्यों खरीदना चाहिए या बाकी टीचरों से वो क्यों बेहतर है, और आपको उसमें और ज्यादा बेटर राय कैसे मिल सकती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करेंगे। तो मैं आपको इतना भी कहूँगा कि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी, उन वीडियोज़ के अंदर मैं उन जब आपके सेशंस लेकर आऊँगा, तो उसके अंदर आपके डाउट्स को भी क्लियर कराऊँगा। कोई भी बुक्स मार्केट में जो आती है, वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं कराती, जो हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो नवपाषाणकालीन संस्कृति आप सभी को पता है। नवपाषाणकालीन युग ऐसा है, जिसके अंदर हम देखते हैं तांबे का जो यूज़ है, वो होने लगा था। इसके अलावा जो लोहे के उपकरण है, उसका उपयोग आगे चल के शुरू हो गया था। इसके अलावा नई नई खोजें, इंसान ने बस्ती बनाकर रहना शुरू कर दिया था, पहिए का, आग का, जिस सभी को अच्छे तरीके से इंसान ने यूज करना सीख लिया था। ये इस काल के अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि इन पे अभी वीडियोस हमने नहीं बनाई है। तो आप ये लोग ये ध्यान रखना है कि ये वीडियोस भी जल्दी आप सभी के लिए आ जाएगी। बाकी प्रीवियस हमने प्राचीन 2019 और 20 के जो बच्चे थे हमारे, उनको पढ़ाने के टाइम बनाई थी, तो वो वीडियोस अभी तक है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की भौगोलिक विस्तार और नगर योजना दोनों। नगर योजना तो क्लास 12th में भी आपने पढ़ा है, तो नगर योजना आई होप आपको दिक्कत नहीं देगी। भौगोलिक विस्तार में हमको ये बताना होगा कि जैसे ये 4 देश ना, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वर्तमान समय में भारत, इन चारों देशों में इनकी बस्तियां मिली है। कौन कौन सी प्रमुख बस्तियां किस क्षेत्र में थी, क्यों फेमस थी, इन सब चीजों का जिक्र आपको इसमें करना है, जो कि आप लोग जल्दी समझ जाएंगे। इसके अलावा हड़प्पा की धर्म और कला के बारे में बताना है। तो हड़प्पा की कला की बात कर दें तो वहां पर जो मोहरे थी या बाट थी, मोहरे और बाट, या फिर जो शंख और जो सीपी था, उससे जो अलग अलग तरह की चीजें बनाई जाती थी, वो आपको इसमें डिफाइन करना है। इसके अलावा हड़प्पा के काल में आप देखोगे, धर्म की बात कर दें तो वहां पर उस समय की जो कब्र मिली है, कब्रों के आधार पर हम देखते हैं कि हड़प्पा में कब्रों के हिसाब से अमीर और गरीब का अंतर पाया जाता था। वहां पर दो तरह की सोसाइटी उसमें एग्जिस्ट करती थी, एक अमीर और एक गरीब। क्योंकि कब्र में जो चीजें मिली है, कुछ चीजें ऐसी मिली है जो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, और कुछ ऐसी है जो दुर्लभ है। दुर्लभ होने का मतलब ये होता है कि वो चीजें पहले इस्तेमाल ना के बराबर ही होती थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको इसको बिल्कुल डीप से डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि जो प्रारंभिक जो वैदिक काल है, इसके बारे में आप सभी को यहाँ पर डिफाइन करना है। प्रारंभिक वैदिक काल क्या है और इसकी राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति का विश्लेषण कीजिए। ये ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है, तो आप इसको देख सकते हैं। जैन और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो जैन और बौद्ध धर्म की कई सारी शिक्षा है, इसमें हिंसा ना करना, चोरी ना करना, अत्यधिक धन अर्जित ना करना, इसके अलावा जो है ज्यादा भोग विलास या फिर ज्यादा सुखमय जीवन ना जीना ना। इसके अलावा जो हमसे कमजोर निर्दयी इंसान है, उसके प्रति हमें समन्वय या फिर ऐसा दृष्टिकोण रखना जो सबके लिए ठीक हो। ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 16 महाजनपद में जो मगध है ना, उनको उसके बारे में तो हम बताएंगे, लेकिन 16 महाजनपद का उदय का क्या कारण था, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है।
और इसके बाद में नीचे आए जैसे साहित्यिक स्रोत जिसके बारे में बोल रहा था, लिटरेरी स्रोत, इसके अंदर आप सभी के आ जाते हैं एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। एक देशज साहित्य, एक देशज साहित्य सबसे पहले आएगा आपका देशज, और एक विदेशी, दो पार्ट्स में आएगा। साहित्यिक स्रोत जो है दो पार्ट्स में आएगा, साहित्यिक स्रोत देशज और विदेशी, विदेशी और देशज में भी आ जाएगा एक धार्मिक, एक धार्मिक, एक गैर धार्मिक। धार्मिक में आपका रामायण महाभारत है ना, इसके बाद में वेद, ये सारी चीजें आ जाएंगी। गैर धार्मिक में आ जाएगा जो विभिन्न राजाओं के दरबार में जो दरबारी कवि थे उनके द्वारा जो रचनाएं की गई है वो। ताम्रपाषाण इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना, वैदिक धर्म, इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे मैं। लेकिन आशा करता हूँ इस पेपर से देखने के बाद में आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका पेपर कैसा आएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और बाकी और फर्दर अपडेट्स के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और बाकी ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये नंबर आप सेव कर लो, क्योंकि फॉर फर्दर आप सभी को ये इस वीडियो का और इस नंबर का आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एग्जाम टाइम पे आप सभी को क्वेश्चन पेपर कैसे पूछने हैं, कैसे चीज़ें आएंगी, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस के फॉर्म में भी डाल देता हूँ। या इसके अलावा अलग अलग जो हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उन पे भी हम आप चीज़ों को समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। अगर आप लोगों ने वहाँ पर हमसे जुड़ना शुरू नहीं किया है तो आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय